1997 में एक जनाब थे रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक बुक सेल्फ पब्लिश करी। बुक में उन्होंने दो दोस्तों की कहानी बताई। एक्चुअली दोस्त नहीं, उनके बाप की कहानी। एक जो बहुत ही जिम्मेदार गवर्नमेंट सर्वेंट, जिंदगी भर मेहनत करी, शिद्दत के साथ काम किया, उसूलों के साथ काम किया, सब कुछ सही किया, वो। और एक दूसरे के पिताजी जिन्होंने वो सीधी रेखा नहीं चुनी, कुछ गलत नहीं किया, बट जिंदगी में बहुत अलग नजरिए से जिंदगी जीने की कोशिश करी, बहुत रिस्क लिए, जो चीजें समाज बोलती थी उसको इग्नोर करके एक अलग नजरिया बनाया। एंड इन दो पिताओं की कहानी बनी ये किताब, रिच डैड पुअर डैड। किताब लॉन्च हुई, सनसनी मच गई। 32 मिलियन कॉपीज इस किताब की आज तक बिक चुकी है। शायद ये नंबर इससे भी ज्यादा होगा। जब ये कॉपी इंडिया पहुंची तो पागलपन ही हो गया। इनफैक्ट आप Amazon के बेस्ट सेलर लिस्ट पे कभी भी चले जाइए एंड आपको ये किताब, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, इट्स बीन व्हाट, मोर देन 25 इयर्स, ये किताब टॉप 50 बेस्ट सेलिंग में हमेशा मिलेगी। बिकॉज दिस बुक गेव टू इंडिया इट्स फर्स्ट लेसन इन पर्सनल फाइनेंस। मुझे याद है जब मैं स्कूल से निकला था 1998 में, कॉलेज गया, कॉलेज के सेकेंड ईयर में सन 2000 में मैंने ये किताब पकड़ी एंड इस किताब ने मेरा दिमाग खोल दिया। There were so many things that shook me, क्योंकि everything that had been told about money, this book destroyed that notion. लेकिन एक गलती आज हम कर रहे हैं। ये किताब लिखी गई थी 1997 में, 25-28 साल हो चुके हैं। यूएस में लिखी गई थी एक अमेरिकन के द्वारा, जब वो इकोनॉमी, वो देश भी बहुत अलग था। इंडिया तो दूर दूर तक कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं था। लेकिन आज जब आप ये किताब उठाते हैं, एंड आज भी लोग क्लियरली उठा रहे हैं क्योंकि ये बेस्टसेलर लिस्ट में अभी भी पाई जाती है, यू आर पिकिंग अप मोस्टली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसलिए नहीं क्योंकि किताब गलत है या रॉबर्ट कियोसाकी गलत है ना, दिस इज नॉट अ डिग ऑन आइदर द बुक और द ऑथर। इट इज अ एक्चुअल ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन इस बुक ने क्या क्या चीजें बोली, उसमें से कौन कौन सी चीजें इंडिया के लिए लागू कभी नहीं होती हैं या सर्टनली आज नहीं होती हैं, और कौन सी चीजें बदल चुकी हैं फ्रॉम द टाइम इट वाज रिटन टू द टाइम दैट वी आर इन टुडे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को आप आराम से देखिए। अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं तो बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाएंगे। अगर बुक नहीं भी पढ़ी है, मैं उन सेक्शंस के बारे में बात करूंगा जो इस बुक में है, एंड देन टेल यू व्हाट द रियलिटी इज। एंड फिर लास्ट में हम वो भी कवर करेंगे ऑफ व्हाट दिस बुक एक्चुअली गॉट रियली राइट, एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। This is genuinely the best introduction to personal finance that I can offer because it covers everything. वीडियो अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज which I distinctly remember इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई थी कि आपका घर एक एसेट नहीं है, एक लाइबिलिटी है। इसका क्या मतलब? एसेट और लाइबिलिटी की परिभाषा was incredible and this holds true even today. रॉबर्ट कियोसाकी ये बोलते हैं कि जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एक एसेट है, जो भी चीज आपके जेब से पैसा निकालती है वो एक लाइबिलिटी है। सिंपल परिभाषा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फोन खरीदा है, वो फोन आपके लिए खर्चे के समान है। आप उस फोन को खरीदने के लिए खर्चा डालते हैं, आप उसको यूज करने के लिए, सर्विसिंग के लिए वगैरह वगैरह खर्चा लगाते हैं, तो वो फोन एक लाइबिलिटी है। जस्ट बिकॉज यू ओन द फोन वो एक एसेट नहीं हो जाता। गाड़ी, आप गाड़ी खरीदते हैं, जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। आप उस गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल पे खर्चा करते हैं, मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं, पार्किंग पे खर्चा करते हैं, ड्राइवर पे खर्चा करते हैं। ये सारी चीजें आपकी जेब से सिर्फ पैसे निकालती है, तो गाड़ी लाइबिलिटी है। लेकिन वही गाड़ी अगर आप भाड़े पे उबर या ओला पे डाल देते हैं, या एक कार रेंटल कंपनी शुरू करते हैं, या उसको किसी और रूप से मोनेटाइज करते हैं, कैन बिकम एन एसेट। सिमिलरली, अगर आप घर खरीदते हैं, उस घर में रहते हैं, तो वो एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस घर में रहते हुए आप लोन की ईएमआई दे रहे हैं, आप घर को मेंटेन कर रहे हैं, घर को चलाने के लिए हाउस टैक्स वगैरह सब दे रहे हैं। ये सारे खर्चे आपके पॉकेट से पैसे निकालती है, तो इसलिए आपका घर जिसमें आप रहते हैं वो एक लाइबिलिटी है। एंड रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला इसको बदल सकते हैं इनटू एन एसेट। क्यों? क्योंकि आप घर खरीद के उसको किराए पे डाल सकते हैं, एंड दैट कैन मेक यू मनी। व्हाट ही सेड was right in principle and actually true for the US, but it's not true for India. मैथ्स देखते हैं। Let's compare USA and let's compare India. फर्ज करिए कि आप 1 करोड़ का घर खरीदते हैं, एंड अज्यूम करेंगे कि ये 1 करोड़ का ही घर है, तो वैल्यू 1 करोड़ एंड इट्स द सेम 1 करोड़ बोथ वेज। ठीक है, इसमें से आप डाउन पेमेंट करते हैं। यूएस में अगर आप घर खरीदते हैं, आपको 5-10% डाउन पेमेंट में ही लोन मिल जाता है।
सो लेट्स से कि आप 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं, लेकिन इंडिया में आपको 15-20% मिनिमम देना होता है, आइडियली 25%। सो लेट्स अज्यूम 20%, तो हम 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी का हम लोन लेंगे। तो लोन अमाउंट, एंड ये बहुत सिंपलिस्टिक बोल रहा हूं क्योंकि उसमें फिर ब्रोकर की फी वगैरह वगैरह वो सब होगा, वो हम इग्नोर कर रहे हैं अभी। सबसे बड़ा अंतर आता है इंटरेस्ट रेट, कितने ब्याज के दर पर आपको ये घर मिलेगा। जब रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड लिखी थी, उस समय पे इंटरेस्ट रेट लोन का करीब 1.5 से 2% था, मैक्सिमम मांग लेते हैं 2%। टेन्योर जो है यूएस में बहुत लंबे होते हैं, तो लोग 30-40 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं, लेट्स से 30 इयर्स। वहीं इंडिया में ये होम लोन 8% मिनिमम पे मिलेगा और 20 साल के लिए मिलेगा। तो लेट्स से ईएमआई कितनी होती है, इसके लिए हम होम लोन कैलकुलेटर निकालते हैं। फर्ज करिए हमने 90 लाख का लोन ले लिया, 2% ब्याज पे लिया है और 30 साल के लिए लिया, तो हमारी ईएमआई बैठी 33,267 रुपए। यहां हमने 80 लाख का लोन लिया है, 8% ब्याज पे लिया है, 20 साल के लिए लिया, तो हमारी ईएमआई बैठी 66,915। क्रेजी राइट। अब आते हैं रेंटल यील्ड पे। रेंटल यील्ड मतलब घर की वैल्यू का कितना % आपको साल के किराए में मिल सकता है अगर आप ये किराए पे घर डाल देते हैं। यूएस में द रेंटल यील्ड ऑन एन एवरेज इज अराउंड 3-3.5%, कभी कभी 4% भी चले जाता है, 3% मान के चलते हैं। मतलब आप साल का रेंट अगर निकालेंगे तो रेंटल इनकम वो निकलेगी 3% ऑफ 1 करोड़ डिवाइड बाय 12, अगर मंथली करना हो तो करीब 25,000 रुपए। एंड यहां अगर आप इंडिया देखते हैं तो रेंटल यील्ड 1.5 से 2% होती है, तो 1.75% ले लेते हैं, तो 1.75 इंटू द सेम 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 12, तो करीब 14,500 रुपए। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, आपकी ईएमआई जा रही है 33,000 की, आपका रेंट मिल रहा है आपको 25,000, तो खुद के आपको करीब 8,000 डालने हैं। यू नो व्हाट, इट्स मैनेजेबल, क्योंकि ये 8,000 रुपए में आपका एक एसेट खड़ा हो रहा है। एंड एवरी ईयर अगर ये रेंटल यील्ड बढ़ती रहेगी या ये अगर 3.5% भी हो गई, ये घटता रहेगा। इनफैक्ट अगर ये 4% के करीब चली गई, यू आर मेकिंग मनी, तो बहुत बढ़िया है। घर का डिमांड अगर ऐसे हो गया कि 3% रेंटल यील्ड नहीं है, 4% हो जाती है, तो आप मुनाफे में है। लेकिन यहां भारत में शॉर्टफॉल आपका कितना है, 50,000 रुपए। तो यू कैन नेवर थ्रू अ लोन मेक हाउस इनटू एन एसेट इन इंडिया अगर आपके पास खुद के पैसे नहीं है। 20 लाख रुपए तो आपको खुद के डालने ही थे, और उसके ऊपर आपको हर महीने 50,000 रुपए या साल के 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे टू ओन दिस हाउस। दैट इज वाई इन इंडिया आपने देखा होगा लोग रियल एस्टेट से अमीर नहीं बनते हैं, अमीर बनने के बाद रियल एस्टेट खरीदते हैं। दूसरी चीज जो मुझे याद है रिच डैड पुअर डैड में बोली गई थी, जो सेकेंड ईयर कॉलेज में ऐसी छप गई कि कुछ टाइम के लिए तो थोड़ा दिमाग हिला। एंड हेडलाइन थी किताब की, एस्केप द रैट रेस। जो ये जद्दोजहद है ना कि कॉलेज करो, फिर नौकरी करो, फिर एक और नौकरी बदलो, फिर वो नौकरी करते रहो, फिर एक और बदलो और झुलसते रहो, फिर 60 साल की उम्र पे रिटायर करो। होपफुली आपकी पीएफ, ग्रेजुटी, आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी सब हुई होगी वो समय तक आपकी रिटायरमेंट की जिंदगी को आगे बढ़ा लेगी। उस रेस से बाहर निकलना है, खुद का कुछ करना है, अपने जिंदगी की लगाम अपने हाथों में होनी चाहिए। यू विल बिल्ड योर ओन डेस्टिनी। बहुत अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, 1997 अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। टेक बूम शुरू हो रहा था, there was a lot of high energy, there was a lot of money flowing into businesses, बहुत सारे स्टार्टअप्स धीरे धीरे बन रहे थे, Amazon अभी निकला था, Google निकलने वाला था कुछ ही सालों में, 2004 में शुरू हुआ। So it was this dream phase of technology and of young energy hitting the country like anything. लेकिन 2026 में भारत की असलियत में ये सुनने में बहुत अमेजिंग लगता है, बट बहुत कठोर है। क्योंकि हमारे देश में ये किताब कौन पढ़ रहा है? बिलियनर तो नहीं पढ़ रहा है, वो इंसान तो नहीं पढ़ रहा है जिसके पिताजी वाकई में रईस हैं ना, वो 24 साल वाला पुणे में आईटी कंपनी में काम करने वाला 25,000 की नौकरी महीने कमाने वाला इंसान वो पढ़ रहा है। उसके लिए ये सोच कि यार नौकरी जाए भाड़ में, उसको मारो लात, खुद का कुछ शुरू करो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कौन बात करेगा, अपनी असलियत के बारे में कौन बात करेगा। द फैक्ट कि मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है, मेरे पास कोई कॉर्पस ही नहीं है, मैं अगर 2 महीने पैसे ना कमाऊं तो घर नहीं बेच पाऊंगा, खुद नहीं रह पाऊंगा, उसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं।
जैसे आई रिमेम्बर जब मैंने अपना, और ये शायद हमारा चैनल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज है, शुड यू ओन अ हाउस और रेंट अ हाउस, एंड मैथ्स ये बताता है कि आपको इस देश में घर रेंट करना चाहिए टिल अबाउट 35-40, उसके बाद घर खरीदिए, क्योंकि घर खरीदना तो बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि शुरू में इतना कम रेंटल यील्ड है, आपने खुद ही देख लिया कि 1.5-2% है। आप क्यों अपने पूरे आमदनी डाल के घर 25 साल की उम्र में खरीदेंगे? तो मैंने तो वीडियो बना दिया एक्सेल शीट पे, फिर लोगों का फीडबैक आया, और असलियत क्या थी कि अंकुर, शादी नहीं होगी अगर घर नहीं है, कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है उस लड़के को जो किराए के घर पे रहता है। तो एक्सेल शीट तो कुछ बोलती है, मैं तो उस पर किताब छाप दूंगा, लेकिन असलियत कुछ और चीज बोलती है, उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाट रिच डैड पुअर डैड डज व्हेन इट टेल्स यू एस्केप द रैट रेस। वो असलियत को नजरअंदाज करता है। उसी के चलते चलते बुक में ना एजुकेशन को बहुत डिसमिस किया गया है। जो पुअर डैड थे, द एजुकेटेड वन, जिसने एग्जाम क्लियर किए, सरकारी नौकरी करी, अपने बलबूते पे एक जिंदगी बनाई, बच्चों को परवरिश दी, उसको धिकारा गया है। इसने वही चीज करी जो दुनिया ने उसको बोला करने के लिए। तो फॉर्मल एजुकेशन को बहुत चपेड़े पड़ी हैं इन दिस बुक, एंड आई पर्सनली फील इस देश में आज भी द श्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द मिडिल क्लास कर्स इज एजुकेशन। एक हाई क्वालिटी एजुकेशन इस देश में सबसे बेस्ट तरीका है अपनी जिंदगी की ऑर्बिट को बदलने का। मेरे साथ ये हुआ है। मैं बहुत बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में गया, नॉर्थ कैंपस में पढ़ा, इतना दिमाग खुला, एक अलग एक्सपीरियंस मिला, एंड बहुत ही सस्ते में मिला क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी थी, ये गवर्नमेंट कॉलेज था। देन यूएस गया 100% स्कॉलरशिप में, वहां एक अलग ही दुनिया से वाकिफ हुआ, छोड़ आया, लेकिन उस 2 साल ने मुझे बहुत कुछ बदला। फिर आईएसबी गया अपने एमबीए के लिए, बहुत बड़ा सा 15 लाख रुपए का लोन लिया, जो कि उस समय 2006 में करोड़ों के समान था हमारे लिए, एंड वो सब कुछ दाव पे डाल के 1 साल का वो एमबीए किया, जिंदगी बदल गई। अगर ये सारी चीजें मैंने नहीं की होती, मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, मैं आज यहां नहीं होता, कुछ और कर रहा होता, पता नहीं क्या कर रहा होता, लेकिन मोस्ट लाइकली इस मकाम पे तो नहीं होता। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने क्लासरूम में कुछ ऐसा सीखा जो आज नहीं सीख सकता, इसलिए नहीं क्योंकि क्लास में बैठ के टीचरों ने कुछ ऐसा पढ़ाया जो मैं बाहर से नहीं सीख सकता था ना, क्योंकि एजुकेशन इज एक्सपोजर। एजुकेशन आपको कुछ सिखाता नहीं है, आपको कैसे सीखना चाहिए वो सिखाता है, दुनिया को कैसे देखना चाहिए वो सिखाता है। एंड इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जहां से भी आप पढ़ेंगे, सबसे बेस्ट जगह से हमेशा पढ़िएगा, क्योंकि वहां आपके आसपास बहुत बढ़िया लोग होंगे, आपको सिखाने वाले बहुत बढ़िया होंगे, आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत उम्दा क्वालिटी का होगा, एंड दैट इज व्हाट विल चेंज यू। एक घटिया वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाके आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली, वो डिग्री आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। जो आपका एक्सपीरियंस होगा 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो आपको बदलेगा, आपके आसपास के लोग आपको बदलेंगे। दैट इज व्हाट I think the book got wrong, but is absolutely true for India. एक और चीज जो रिच डैड पुअर डैड में बोली गई थी वो ये थी कि अमीर लोग जो होते हैं वो बिजनेसेस या कंपनी सेटअप करते हैं टैक्स बचाने के लिए, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, लेकिन भारत में अगर आप देख लें, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप अपनी तनख्वाह पे, अपनी इनकम पे टैक्स देते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि जो आपकी आमदनी है उसमें से अगर आपके सारे खर्चे हमने निकाल दिए, ईएमआई निकाल दी, खाने पीने का खर्चा, रेंट का खर्चा, वो सब, फिर जो बच जाता था, जो कायदे से आपका प्रॉफिट है, उस पे अगर आप टैक्स देंगे, दैट इज व्हाट बिजनेसेस डू। सो इट इज नेचुरल कि अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप एक बिजनेस खोल लीजिए, बट सैलरीड लोग बिजनेस नहीं खोल सकते, एंड खोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक आपका इनकम टैक्स 0 है। इस देश में पता कितने लोग 12 लाख की आमदनी कमाते हैं? करीब 90 to 95% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन। तो सिर्फ 5 या 10% लोग ही हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं। हाँ, उनका इनकम टैक्स बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उनको उतना खटकता नहीं है क्योंकि उनकी आमदनी भी बहुत ज्यादा है। जिनके लिए वाकई में वो टैक्स एक बड़ा एक्सपेंस है, उनके लिए तो वो टैक्स 0 ही हो गया। तो जितनी फाइट आप मारेंगे कि यार टैक्स बचा लें, टैक्स बचा लें, टैक्स बचा लें, उतनी ही फाइट आप अपनी इनकम बढ़ाने में अगर डालेंगे, that will yield better results. So again, something that rich dad poor dad got wrong or is not true in the Indian context. और शायद सबसे बड़ी चीज जो इस बुक में आज की डेट में नहीं लागू होती है। The book time and again stressed on the fact कि यार कर्ज लेके assets बनाइए,
अगर आप लोन लेके एक घर खरीदते हैं, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, एंड हमने देखा दैट इट इजंट। यूएस में है, अभी भी काफी हद तक है, उस समय पे तो बिल्कुल था जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम थे, रेंटल यील्ड बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस समय पे 1997 में लोगों के पास जरिया नहीं था टू बिल्ड अदर एसेट्स। स्टॉक मार्केट इतना इवॉल्व नहीं था, क्रिप्टो इतना इवॉल्व नहीं था, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना इतना इवॉल्व नहीं था, टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो इतना इवॉल्व नहीं था। 2026 में ये सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। अगर आप सही से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक रेंज है। आप सेफली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से इन लार्ज कैप, जो कि हाँ वॉलेटाइल है बट उतना नहीं है जितना लगता है। आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं और बेटर रिटर्न कमाना चाहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आप सबसे ज्यादा रिस्क लेके सबसे ज्यादा रिटर्न पाने की कोशिश करना चाहते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, डिवर्सिफाई करना चाहते हैं, एक डिवर्सिफाइड फंड में लीजिए। आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेक्टर का म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। आप किसी स्टॉक को पर्टिकुलरली खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी बेटर परफॉर्म करेगी, आप वो स्टॉक ले लीजिए। आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन एफडी भी नहीं चाहते हैं, आप उसके बीच में कहीं जाते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए, या कॉर्पोरेट बॉन्ड का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, या शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म डेट म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्रिप्टो खरीद लीजिए। आप रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन इतने ज्यादा पैसे नहीं है, REITs ले लीजिए। तो यू विल सी दैट द स्पैन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस अवेलेबल इज नाउ अ लॉट मोर। तो कर्ज लेके एसेट्स बनाना is no longer the right thing. In fact, I would argue is the stupidest thing to do, क्योंकि कर्ज महंगा है। हमारे देश में अगर आप एक पर्सनल लोन लेते हैं 14-15% का आता है। अगर आप एक कोलैटरलाइज लोन लेते हैं, घर का लोन ले लिया तो 8-9% पे आएगा। एजुकेशन लोन भी ले लेंगे 9-10% पे आएगा। गाड़ी का लोन लेंगे 9-10-11% का आएगा। ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेंसिव लोन्स, क्योंकि इतना रिटर्न तो आपको कहीं और से इन्वेस्ट करके नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा भी तो बहुत रिस्क के साथ मिलेगा। सो द सेफेस्ट थिंग is to actually invest regularly through all of these options, get the 10, 11, 12, 13, 14% return compounded over several years and be smart about your money. तो अब मैं कवर करना चाहता हूं कि 2026 में वाकई में क्या चलता है। And I'll pick up 4 books which are not Rich Dad Poor Dad. These are really useful, smart books जो मुझे लगता है आज की डेट के लिए बहुत applicable है, and उसका बेस्ट पार्ट या आइडियोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली किताब, इंडियन ऑथर, आई रियली लाइक हाउ शी राइट्स, हाउ सिंपली शी अप्रोचेस टॉपिक्स, एंड आई रियली लाइक द सीरीज दैट शी स्टार्टेड विद, मोनिका हलान, एंड उनकी किताब लेट्स टॉक मनी। उन्होंने लेट्स टॉक सीरीज में बहुत सारी और बुक्स भी निकाली हैं, बट लेट्स टॉक मनी आई फेल्ट वाज जेन्युइनली अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन टू हाउ टू थिंक अबाउट मनी व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड उनका एडवाइस ना बहुत बहुत यूजफुल है। शी सेज यार, इससे पहले कि आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करें ना, अपनी प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि भारत में प्रोटेक्शन ना हो तो कोई भी हादसा आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वाइप आउट कर सकता है। तो इंश्योर दैट यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योर दैट यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, मेक श्योर दैट यू हैव एन इमरजेंसी फंड। ये सब बेसिक चीजें हैं बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी आउटसाइड टू ग्रो योर मनी। ये पावरफुल एडवाइस इसलिए है क्योंकि एक ऐसा देश जहां 75 से 80% जनता बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ नहीं है, बहुत आसान होता है कि जहां पैसा दिखता है ना वहां की तरफ हम भाग जाते हैं। एंड इसलिए आप देखेंगे कि ट्रेडिंग में कितने लोगों के पैसे जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कितने लोग अपना पैसा गंवाते हैं। ये जो लोन स्कैम्स होते हैं, लोग इसमें क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि लालच है, क्योंकि पैसे की तंगी है। एंड दैट्स व्हाई we are attracted towards quick money. That is why protection is so important. कि अगर खुदा ना खास्ता आपके पैसे के साथ कुछ हो जाए या आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए या कोई हादसा हो जाए, you are still secure. दूसरी किताब निक मैग्यूली की, Just Keep Buying. इनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था and it was really really interesting when we spoke about his book as well. And he says पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप अपने खर्चे कम करके अपनी जिंदगी इंप्रूव कर सकते हैं। And he challenges that notion. He says यार 25 साल की उम्र में अगर आप लेट्स से साल के 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, 10% कमाते हैं जो कि रीजनेबल है, आप 5,000 रुपए कमाएंगे। उस 5,000 रुपए से आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप फाइट मार के, स्किल्स एक्वायर करके, हसल करके, एक्सपीरियंस पाकर अपनी इनकम 3 लाख से 6 लाख कर देते हैं, या 6 लाख से 12 लाख कर देते हैं, या 12 से 13 भी कर देते हैं, दैट
will compound a lot more. क्योंकि वो जो additional income आप generate करेंगे ना अपने expenses hold कर that will give you a far better return than trying to be penny wise and pound foolish. कि छोटा छोटा यहाँ से कुछ बचा लिया, इधर से कुछ कॉफी नहीं पी, स्टारबक्स पे जाना बंद कर दिया. All of this is just random advice. The safest, smartest advice is focus on increasing your income when you are young. क्योंकि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा ऑप्शंस, सबसे ज्यादा कैलिबर आपका उस समय पे है. Monetize that period. Then let's talk about the third book, one of my favorite books, Morgan Housel's Psychology of Money. Morgan के साथ भी जब मैंने podcast किया था, I love the conversation because in the book he speaks about something which is perhaps the most powerful discipline when it comes to personal finance. Don't rely on motivation, just automate. वो बोलते हैं कि wealth building ना एक knowledge problem नहीं है, एक habit problem है. ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं करना क्या है, आप बस करते नहीं क्योंकि इनर्शिया है, कंफ्यूजन है, डर है, फलाना है, ढमका है. तो एक गरीबियत का माइंडसेट है कि जी आमदनी आएगी, खर्चा होगा, खर्चे में अगर कुछ बच गया तो इन्वेस्ट कर देंगे. अमीरियत का माइंडसेट क्या बोलता है कि तनख्वाह आएगी, सबसे पहले हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर जितना बच जाएगा उसमें से अपना खर्चा पानी निकालेंगे. एंड सबसे पहले इन्वेस्ट करने की आदत डालना, वो डिसिप्लिन लाना, वो अनुशासन ऑटोमेट कर दीजिए. मोटिवेशन पर रिलाय मत करिए. एसआईपी शुरू कर दीजिए. हर महीने की 5 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख को, जो भी है, आपके पैसे गए. जैसे आपकी ईएमआई जाती है, ईएमआई में आप जज्बात तो नहीं लाते ना, नहीं मन नहीं कर रहा इस महीने, अगले महीने देंगे, नहीं ना. वैसे ही आपकी एसआईपी के साथ भी होना चाहिए. उसके लिए हम अपने मोटिवेशन पे रिलाय नहीं करेंगे, हम ऑटोमेट कर देंगे. एंड फाइनली चौथी बुक रमीत सेठी की, आई विल टीच यू टू बी रिच. रियली गुड बुक, कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज गिल्ट फ्री स्पेंडिंग. कि हर महीने, जैसे मैंने बताया, ये चिंदी चोरी कि यार स्टारबक्स नहीं जाएंगे, घर पे कॉफी बना लेंगे, जी जोमेटो स्विगी से हम डिस्काउंट कूपन लाके, कुछ फाइट मार के, कुछ हैक करके 200 रुपए बचाएंगे, ये सब नहीं करना. हर महीने का एक बजट बनाओ, लेट्स से तनख्वाह का 20%, वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग बजट है. आप उस पैसे को ना बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शर्मो हया के खर्च करो. क्योंकि एट द एंड ऑफ इट पैसा तो आप ही के लिए है ना. आप इतनी मेहनत करके 10-12 घंटे काम करके जो पैसा कमा रहे हैं, वो अगर आपको खुशी नहीं दे पाएगा तो उस पैसे का अचार डालेंगे. 60 साल की उम्र पे अंकुर वारिको बोल रहे हैं आपके पास 3.5 करोड़ रुपए होंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई, उस समय पे दांत नहीं होंगे. तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करते करते एंजॉय भी करें. एंड उसके लिए गिल्ट फ्री स्पेंडिंग बजट बहुत मुश्किल होता है ये. And Ramit Sethi in the book very nicely explains how you can create that budget and then go ahead and spend that बिना झिझक. तो रिच डैड पुअर डैड यार इंडिया के पर्सनल फाइनेंस का पहला चैप्टर था. बहुत सारे लोगों का उससे फायदा हुआ, बट आई एम वरीड अबाउट द जनरेशन जो आज की डेट में वो किताब से शुरू करके एज्यूम कर रही है कि वो किताब अभी भी सही है. नहीं है. कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई नहीं करते. यू हैव टू ब्रॉडन दैट एंड दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड कि जब भी आप कोई पर्सनल फाइनेंस की किताब पढ़ें, pick up the books that are more specific to today's context. I would highly recommend Psychology of Money, Morgan Housel. I would highly recommend Monica Hallan's Let's Talk Money. थोड़ा सा selfish insert, Make Epic Money जो मैंने लिखी है, that is also in my opinion a great read, very very specific to the Indian context. And I think YouTube videos are great. ये चैनल आपको सिखा देगा, सब कुछ नहीं सिखाएगा, सब कुछ सही भी नहीं बोलेगा, बट आपको एक इंट्रोडक्शन दे देगा. एंड उसके बाद आप स्मार्ट हैं टू डिसाइड कि आपको किस दिशा में जाना है, किस नए इंसान का वीडियो देखना है, कौन से ट्रेजेक्टरी पे अपने आप को ले जाना है. बट मोर इम्पोर्टेंटली अपने पैसे को अपनी मुट्ठी में करना है. इट इज हाई टाइम दैट यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर मनी विद द सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू गिव एवरीथिंग एल्स. क्योंकि ये पैसा आप मेहनत से कमाते हैं, इसको उसी इज्जत से खर्च करिए, उसी इज्जत से इस्तेमाल करिए जितनी इज्जत आप किसी और चीज को देते हैं जिसके लिए आपने मेहनत करी है. इफ यू स्पेंड सो मच ऑफ मनी टू बाय अ फैंसी कार और अ फोन, उस पर कवर ववर चढ़ाते हैं ना, उसको रोज साफ करते हैं ना, अगर वो गिर जाए तो ऐसा हो जाता है ना. पैसे के साथ क्यों नहीं? पैसे को क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते हैं? पैसे को क्यों नहीं ग्रो करते हैं? पैसे में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं? वो पैसा जिसमें आप इतनी जान लगा रहे हैं, वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? डोंट बी अ स्लेव टू योर मनी, बी अ मास्टर ऑफ योर मनी. एंड आई फील दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट. Ankur Warikoo, signing off.
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशन-वाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, aged between 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.